जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, जनवरी 2025 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अपडेट्स पॉलिटी और गवर्नेंस सब्जेक्ट से हम इस वीडियो में पूरी की पूरी कवर करेंगे। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो जनवरी 2025 में देखने को मिली है। एक एक करके इन पूरी न्यूज को हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस पूरे लेक्चर को एंड तक जो है वो सुनिएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर, जिसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये स्पेशली इस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम जो चैनल है वो हमारे यूपीएससी पीएससी सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को जो है वो सुनिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो जनवरी 2025 में देखने को मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने पार्लियामेंट सेशन के दौरान दिए दिए गए उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो सामने आए हैं। मोदी जी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट सेशन के पहले कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं हुआ। इस स्टेटमेंट से उन्होंने अपोजिशन को टारगेट किया, जहां उनका कहना था कि पहले पार्लियामेंट के अंदर गड़बड़ियां होती थी, डिसरप्शन होते थे, यानी रुकावट फॉरेन कंपनी से इन्फ्लुएंस होकर या फॉरेन एंटिटी से इन्फ्लुएंस होकर की जाती थी। इस बार उन्होंने इसको क्लियरली एड्रेस किया। उन्होंने आगे कहा कि यूनियन बजट का फोकस युवाओं और महिला सशक्तिकरण पर होगा। उनका विजन है विकसित भारत 2047 तक, यानी एक डेवलप्ड इंडिया बनाना। इस बजट को मोदी जी की थर्ड टर्म का पहला बजट भी माना जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसको प्रेजेंट मतलब कर चुकी हैं। और आप जानते ही हैं, क्योंकि ये जनवरी 2025 की अपडेट है जो अभी हम लोग मार्च में कवर अप जो है वो कर रहे हैं। और इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज मैं पूरी महीने की अपडेट्स आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा और लाइक का बटन जरूर हिट करिए। तो एक छोटी सी न्यूज थी जिसमें मेनली आपको फोकस जो है वो करना है मोदी जी के स्टेटमेंट के ऊपर कि कहीं ना कहीं फॉरेन प्रेशर के कारण या फॉरेन इंटरफेरेंस के कारण कई बार पार्लियामेंट्री सेशन जो होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, उनमें रुकावटें आती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने वेल्लोर के टेनरीज के ऊपर अपना जजमेंट दिया। टेनरीज मतलब कि वो जगह जहां पर मांस मतलब वो स्किन जो है वो निकाली जाती है, राइट। किसी भी पर्टिकुलर पशु वगैरह जो होते हैं उनका चमड़ा जो है वो निकाला जाता है, स्किन जो है वो निकाली जाती है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये टैनरीज पलार नदी को बहुत ज्यादा पल्यूट कर रही है, जिससे लोकल वाटर बॉडीज और एग्रीकल्चर को भी नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पल्यूशन को इकोसाइड डिस्क्राइब किया है। क्या डिस्क्राइब किया है? इकोसाइड। ये टर्म जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इकोसाइड। और एक्शन लेने की जरूरत बताई है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और टेंडरीज के ऊपर पेनाल्टी लगाई। साथ ही तमिलनाडु सरकार को कहा गया है कि अफेक्टेड फैमिलीज को कंपनसेशन मिले और फ्यूचर में इस तरह के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एनवायरमेंटल ऑडिट्स और मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट किए जाएं। तो ये जजमेंट इंडिया के एनवायरमेंटल लॉ इन्फोर्समेंट को और मजबूत बनाता है और सरकार को अनरिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का रिमाइंडर देता है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर इस प्रकार से, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली चमड़ा जो है वो तैयार करती हैं, तो वो बेसिकली नदियों में जो है वो ये पल्यूशन क्रिएट कर रही थी। तो उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रिक्ट जजमेंट हम लोग को देखने को मिला। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता है, कुछ सरकार के पहल के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चंस। तो आंध्र प्रदेश के मन मित्र इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है। तो याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि मन मित्र इनिशिएटिव किसका है? आंध्र प्रदेश सरकार का। तो आंध्र प्रदेश के मन मित्र इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है, जो व्हाट्सएप के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज को इजीली एक्सेसिबल बनाता है। इस इनिशिएटिव का मेन गोल है कि सिटीजन्स को 160 से भी ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज को एक सिंपल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा सकें। जैसे कि बिल पेमेंट्स करना, बस टिकट खरीदना, या सिटीजन्स को कोई भी शिकायत है
तो वो एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। ये इनिशिएटिव मेटा के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है और फ्यूचर में 360 और भी सर्विसेज ऐड की जाएंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करेंगी। तो ये इनिशिएटिव गवर्नेंस यानी शासन को डिजिटाइज कर रहा है और लोकल गवर्नेंस को और भी ज्यादा बेहतर बना रहा है। तो जो आपको आने वाले समय में गवर्नेंस रिफॉर्म्स के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव का नाम बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखिएगा कि सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक व्हाट्सएप सेवा जो है वो शुरू करी है, जिसके माध्यम से ये नंबर भी है, व्हाट्सएप का नंबर, ये तेलुगु और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस पर आप जो है वो कनेक्ट करके गवर्नमेंट की वेरियस सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। तो काफी सारी चीजें इसमें जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो बेसिक मैंने आपको आइडिया बता दी। और मेटा भी ध्यान में रखिएगा, इन्होंने मेटा के साथ जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। तो यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को अप्रूव किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इस मिशन का मेन एम है इंडिया के क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस को एनहेंस करना, जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम जिससे बैटरी तैयार होती है, कॉपर, जर्मेनियम। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसको और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसकी संख्या, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये मिशन लाया गया है। ये मिनरल्स ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। इस मिशन के अंडर गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन सिक्योरिटी और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया है। इसके थ्रू इंडिया का डिपेंडेंस फॉरेन मिनरल सप्लाई पर कम होगा और अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम मजबूत करेंगे। तो ये मिशन इंडिया की इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये वाला इनिशिएटिव? प्लीज कमेंट बॉक्स पर जो है वो जरूर बताइएगा। और इसमें इसके पूरे डिटेल नोट्स यहाँ पर जो है मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस पीडीएफ से इसके पूरे नोट्स को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और हर एक न्यूज़ तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो लाइक का बटन जरूर हिट करो, शेयर जरूर करो। और देखो, मैंने थोड़ा सा क्लिक बेट जो है वो किया, मैं इतने अच्छे आप लोग के लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें व्यूज हमारे पास उतने आ नहीं पा रहे। तो इसलिए मैंने एक 1 मिलियन व्यूज उसमें लिखा है। मतलब ये मेरी इच्छा है कि ये इस प्रकार के हमारे जो इनिशिएटिव है उसको अच्छे खासे व्यूज मिलना शुरू हो, तब तो हमें मोटिवेशन जो है वो मिलेगा। और 1 मिलियन व्यूज तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हो ही सकते हैं, पॉसिबल है ही, राइट, अगर इतना अच्छा इनिशिएटिव हम लेकर आ रहे हैं तो लाइक करोगे आप तो यूट्यूब जो है वो और ज़्यादा लोगों तक ये जो है वो हमारा कंटेंट जो है वो पहुंचाएगा, सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ इस प्रकार से लाइक ज़रूर किया करो। और रेगुलर बेसिस पर ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ चाहिए, आपकी डिमांड है, तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं, तो वो भी हम आपके लिए अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, और आप जानते हैं कि अभी ऑलरेडी हमारा एक लक्ष्मीकांत की सीरीज चली रही है। एनसीईआरटी की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। रेगुलर बेसिस पर द हिंदू के भी नोट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो उसकी अपडेट तो मैं आपको देता ही हूँ। और यूपीएससी टॉप 500 की सीरीज भी पैरेलली चली रही है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। ममता बनर्जी, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस बैंड को रिपब्लिक डे के फंक्शन में एंट्री डिनाई कर दी गई थी। देखो, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि रिपब्लिक डे पर कोलकाता पुलिस बैंड की एंट्री डिनाई कर दी। ये बैंड हर साल परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार उनको राजभवन में एंट्री नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी ने ये इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज किया और उन्होंने राजभवन ऑफिशियल के सामने इस एक्सक्लूजन का प्रोटेस्ट किया। आखिर में ममता जी का हस्तक्षेप के बाद कोलकाता पुलिस बैंड को परफॉर्म करने का मौका दिया गया। तो ये इंसिडेंट स्टेट और राजभवन के बीच के पॉलिटिकल टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस प्रकार की भी घटना सामने नजर आती है, जिसमें कई बार सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के कारण मतलब अब ऑब्वियस ही बात है कि इवेंट वगैरह में एंट्री जो है वो नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल एक टकरार है, जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से चल रही है। हल्का सा आइडिया, वैसे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया
सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हल्के फुल्के पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया और कहा कि सनातन धर्म को इंडिया का नेशनल रिलीजन होना चाहिए। उन्होंने ये बात महाकुंभ 2025 के दौरान कही। उन्होंने सनातन धर्म को ह्यूमैनिटी और यूनिटी का सिंबल बताया और कहा कि ये धर्म सभी को एक साथ लाता है, चाहे उनके प्रैक्टिसेस अलग हों। योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट नेशनल आइडेंटिटी और रिलीजन के बीच की कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। राइट, तो इस प्रकार के टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो कई बार मेंस में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। एनीवेज, यू नो वेरी वेल कि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो होते हैं उससे आपको थोड़ा सा जो है वो दूर रहना है, और जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए तो हमें फंडामेंटल राइट्स का जो है वो इस्तेमाल करना है। और क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर सभी को जो है वो अधिकार दिया गया है कि सभी अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। राइट, तो अगर आदित्यनाथ जी ने ये स्टेटमेंट दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने एक प्रकार से प्रमोशन के तौर पर जो है वो किया धर्म का इंडिविजुअल बेसिस पर, बट एक्चुअल में वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, तो उनको सेक्युलर रहना ज्यादा बेटर रहता है। यानी कि उनके लिए अगर वो सेक्युलर रहे तो ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो रहेगी। तो मेंस में लिखना चाहो तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आप जो है वो मेंशन कर सकते हो। एनीवेज, बट सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर आपको न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे परेड के दौरान याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को बेस्ट टैब्ल्यू यानी कि झांकी अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश को पहला प्राइज मिला है महाकुंभ की झांकी का। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड मिला। यह परेड इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ को शोकेस करता है। यह अवार्ड सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के डाइवर्स कल्चर और मिलिट्री प्रोवेस को। फिर नेक्स्ट, एसर की रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसर 2024 रिपोर्ट ने गवर्नमेंट स्कूल के परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल ने पोस्ट कोविड रिकवरी में प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आज की डेट में सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बेसिक रीडिंग लेवल क्लास थर्ड स्टूडेंट्स के लिए 16.3% से बढ़कर 23.4% हो गई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर की गई फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम की सक्सेस को दिखाता है। तो एसर रिपोर्ट की स्टडी सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो रहा है और ये रिफॉर्म्स के पॉजिटिव इंपैक्ट को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करें, बजट सेशन की बात करें तो जनवरी 2025 में बजट सेशन की शुरुआत प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ हुई। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया। इस एड्रेस से पार्लियामेंट सेशन का एजेंडा सेट होता है। बजट सेशन का इंपॉर्टेंस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप हमारी पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सीरीज को फॉलो करें जिसमें आपको बजट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, आगे बढ़े हम लोग तो अब बात करते हैं दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट हाउसिंग इनिशिएटिव के बारे में जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि झुग्गियां हटाकर उनको जो है वो प्रॉपर पक्का मकान मिलेगा ताकि उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो सके। अमित शाह जी ने आप गवर्नमेंट को टारगेट किया और कहा कि उन्होंने स्लम इशू को एफिशिएंटली हैंडल नहीं किया। यह अनाउंसमेंट इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट पिछड़ी कम्युनिटी के वेलफेयर पर फोकस कर रही है और अर्बन डेवलपमेंट में भी काफी प्रयास हो रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव का इंपैक्ट डायरेक्टली स्लम डवेलर्स को मिलेगा जो हाउसिंग और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो ध्यान में रखना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इन्होंने नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है अभी रिसेंटली। उन्होंने बिहार के दरभंगा में 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना, जिसमें 186 स्कीम्स इंक्लूडेड है। ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए हैं।
बिहार सरकार ने ये इनिशिएटिव इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की। बिहार की ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देंगे और लोकल कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया कि उनकी फैक्शन जो शिवसेना के अपकमिंग लोकल इलेक्शन में कांग्रेस और एनसीपी के बिना इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेगी, यानी कि बिना कांग्रेस और एनसीपी के ये अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। इस डिसीजन का एम पार्टी की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को मजबूत करना है। यह स्टेप बेसिकली महाराष्ट्र की पॉलिटिकल लैंडस्केप को शिफ्ट करने की कोशिश है। यह मूव पर्टिकुलरली मुंबई और मेजर म्युनिसिपल इलेक्शन को टारगेट करता है। तो यह डिसीजन शिवसेना के पॉलिटिकल पोजीशनिंग को रीडिफाइन करता है और महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डायनेमिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो मतलब अब शिवसेना जो है वो अलग से इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जो है वो लड़ेगी, यानी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर रही है, जिसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। लास्टली, सेंटर ने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। गवर्नमेंट अब लोकल सोल्यूशन की तरफ मूव कर रही है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ह्यूमेन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उपयोग किया जाएगा। ये इनिशिएटिव ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन को मैनेज करने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने का प्लान है। तो ये इनिशिएटिव वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कम्युनिटीज के बीच बैलेंस बनाने में मदद करेगा और सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है वो ढूंढेगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक्स। हमने टोटल 13 टॉपिक्स जो है वो कवर अप किए हैं पॉलिटी और गवर्नेंस सेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग को देखने को मिले। ऐसे ही हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मिसलीनियस टॉपिक्स और भी काफी सारे जैसे ज्योग्राफी वाले, एनवायरमेंट वाले टॉपिक्स, इनके भी मैं आपको लेकर आऊंगा एक एक टॉपिक्स। तो अगर आपको इस तरीके से सिलेबस या सब्जेक्ट वाइज जो है वो चीजें आपको चाहिए मंथली करंट अफेयर्स के अंदर, तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। एक और फिर एंड में जब पूरे टॉपिक्स हमने ऐसे कवर कर लेंगे तो एक सिंगल वीडियो मर्ज करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जनवरी 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स सभी टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो चलो अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जय हिंद, जय श्री महाकाल, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।